हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि द्वितीय वर्ष का विषय संज्ञान अधिगम बाल विकास की लाइव क्लासेस की सीरीज हमने स्टार्ट की, जिसे हमने इकाई 1 में पूरा 6 वीडियो लेक्चर्स में कंप्लीट किया। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं संज्ञान अधिगम बाल विकास की इकाई 2 का क्लास नंबर 3। जी हाँ, इकाई हमने 2 भी स्टार्ट कर दी है और उसमें भी हमने ऑलरेडी 2 क्लासेस ला चुके हैं और ये 3rd क्लास होने वाली है। प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे होंगे तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट चेक करेंगे आप, लाइव क्लास द्वितीय वर्ष है तो आपको वहां मिल जाएगा, देख सकते हैं पूरा। तो आज की हमारी जो क्लास होने वाली है ये हमारी क्लास नंबर 3rd है, जहां हम इस दूसरी इकाई के कुछ अन्य महत्वपूर्ण पीवाईक्यूज, गेसिंग क्वेश्चंस, प्रश्नोत्तर सब कुछ देखेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण सेशन है, सभी लोग फटाफट सेशन से जुड़ जाइए। और अभी डीएलएड की परीक्षा नजदीक आने वाली है, एग्जाम फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो उसके रिकॉर्डिंग भी इंफॉर्मेशन कुछ मैंने अपलोड किया चैनल पर, नहीं देखे हैं तो जाकर देखिएगा। एमपी डीएलएड की जानकारी एक प्लेलिस्ट बनी होगी, उसमें जाके आप कई सारी जानकारियां देख सकते हैं। साथ ही साथ डीएलएड वाले सीटेट दे सकते हैं कि नहीं, पेपर 1 पेपर 2 दे सकते हैं कि नहीं, इसकी भी जानकारी मैंने अपलोड की हुई है। जस्ट अभी वीडियो अपलोड किया कल ही, तो वो वीडियो भी जाकर देखिएगा तो आप समझ पाएंगे कि हाँ डीएलएड वाले को सीटेट की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं। इसके अलावा हमारे यहाँ जो है डीएलएड सीटेट के कोर्सेस अवेलेबल हैं, वो सब भी हमने अपलोड किया हुआ, तो उसका भी कोर्स आप परचेस कर सकते हैं दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके। चलिए तो शुरू करते हैं, बात करते हैं हमारी इस इकाई की। तो इकाई का नाम है बचपन में अवधारणा निर्माण। अब इसको बता फिर से इसलिए रहा हूं क्योंकि भाई इस टॉपिक को ध्यान में रखिए। टॉपिक हमारा जो इकाई का नाम है बचपन में अवधारणा निर्माण, यानी बचपन में अवधारणा का मतलब होता है एक सोच, एक आइडियोलॉजी बना लेना, एक अवधारणा बना लेना, है ना, कि हमारी सोच ऐसी है, मतलब आपकी जैसे उसकी सोच वैसी ही है। ऐसा आपने किसी को सुना होगा ऐसा बोलते हुए, मेरी सोच ये है, मैं वैसा सोचता हूं। तो ये क्या है, सोच असल में दरअसल एक अवधारणा होती है। तो वही अवधारणा की बात करनी है, तो अवधारणा से संबंधित प्रश्न तो आएगा, इस बात को ध्यान में रखिए। और वैसे भी इंसान की जो सोच होती है वो बचपन में ही अवधारित हो जाती है, निर्माण उसका हो जाता है और फिक्स हो जाती है, याद रखिएगा। हाँ, आगे चल के कई बार कुछ घटनाओं की वजह से बदलती भी है अनुभव के आधार पर, लेकिन मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है, अधिकांश तौर पर, कि भाई सोच जो है एक बचपन में ही तैयार हो जाती है और उसी से पूरी जिंदगी चलती है वो सोच, ठीक है। तो अवधारणा निर्माण एवं चिंतन की प्रक्रिया, तो हमने यहाँ 2 टॉपिक्स बहुत देखे भाई। पहला तो हमने ये चिंतन वाला बहुत देखा, चिंतन की प्रक्रिया क्या होती है, इसके ऊपर बहुत टॉपिक देखे हमने। चिंतन क्या है, चिंतन के ऊपर कई सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए अब तक, आने वाले दोनों क्लासेस में, आज भी करेंगे। और दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट है भाई कि हमने जो बात की है अवधारणा निर्माण की, तो अवधारणा निर्माण भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी टॉपिक हम आज कवर अप कर लेंगे क्योंकि ये भी हमारी यूनिट का पार्ट है, तो इससे जुड़ा हुआ सवाल भी आ सकता है, चांसेस हैं। पीआईक्यू में भी एक बार पूछा भी था, तो इसलिए हम उसकी बात भी करेंगे। जिन्होंने अभी तक ब्लूप्रिंट के बारे में नहीं समझा, ढंग से याद नहीं है, तो बता दूं ये पूरी इकाई 15 अंकों की है। टोटल 15 मार्क्स की यूनिट होने वाली है। इस यूनिट को पढ़कर आप 15 अंक हासिल कर सकते हैं। और फिर ये जो पूरा ब्लूप्रिंट, इसके अंक योजना की बात करें, इसके मार्किंग स्कीम की बात करें, तो यहां से बहुविकल्प यानी कि एमसीक्यू आते हैं 3 क्वेश्चंस एक नंबर के, तो 3 नंबर हो गए। और एक लघु उत्तरीय आता है 3 नंबर का एक प्रश्न, यानी कि 3 नंबर और हो गए। और एक दीर्घ भी आता है, एक प्रश्न आता है 4 नंबर का, यानी 4 नंबर और हो गए। 3 3 6 6 4 10 और एक 5 का भी आता है, 10 5 15। जी हाँ, एक निबंधात्मक प्रश्न भी आता है, निबंध के तौर पर आता है। लगभग समझ लीजिए कि वो निबंधात्मक है, मतलब भाई निबंध है, यानी कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, वो निबंध के फॉर्म में उसको लिखा जाता है। ये ध्यान में रखिएगा सभी लोग, ठीक है, निबंधात्मक प्रश्न होता है। ओके, तो ये हो गया ब्लूप्रिंट, समझ गए होंगे। चलिए तो आगे शुरू करें और बढ़े। भाई निबंधात्मक प्रश्न भी हो गया, दीर्घ लघु ये सब आते हैं, बहुविकल्प भी आता है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे यहां पर सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक की, जो कि है भाई हमारा ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर सवाल पूछता है, कई बार आता है, तो हम इनकी बात करेंगे, थोड़ा डिटेल में समझेंगे, जानेंगे कि ब्रूनर भाई साहब कौन है, क्या है, क्या सिद्धांत दिया, ठीक है। तो ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ठीक है। अब संज्ञानात्मक विकास क्या, ब्रूनर जी कौन है, क्या दिया, किस वजह से दिया, ये सारे डिटेल में समझेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि यहाँ जो भी पढ़ाई होती है वो एक डेमो के तौर पर है। इसके डिटेल्ड नोट्स और भी डिटेल में एक्सप्लेनेशन, एग्जाम में एक्चुअल में कैसे आंसर लिखना चाहिए, ये पूरा का पूरा हमने अपने कोर्स में इंक्लूड किया है, नोट्स के फॉर्म में। तो आपने अगर कोर्स परचेस नहीं किया तो कोर्स जरूर परचेस करें, ताकि आप अपनी परीक्षा को 100% बूस्टअप कर पाए, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो ये जो ब्रूनर है, इनका पूरा नाम है जेरोम ब्रूनर, याद रखिएगा पूरा नाम क्या है इनका, जेरोम ब्रूनर नाम है इनका। अमेरिकन वैज्ञानिक है, भी ध्यान रखेंगे। जेरोम ब्रूनर जो है ये अमेरिका के हैं। जेरोम ब्रूनर एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का नया सिद्धांत प्रतिपादित किया। भाई संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इसके पहले भी कई लोगों ने दिया हुआ है ना, पियाजे ने भी दिया हुआ है ना, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। लेकिन इन्होंने अपने संज्ञानात्मक विकास
विकास के सिद्धांत में कुछ नई चीजें शामिल की, कुछ नई चीजों को इंक्लूड किया, तो उन्हीं की बात हम करने वाले हैं। तो याद रखिएगा, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत ऐसा नहीं कि सिर्फ पियाजे ने दिया है भाई, यहां पर ब्रूनर ने भी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। तो दोनों के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में क्या फर्क है ये भी हम किसी क्लास में डिस्कस कर लेंगे, पर फिलहाल यहां पर हम जेरोम ब्रूनर की बात करते हैं। तो जेरोम ब्रूनर जो है वो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक है। अगर आपको सवाल पूछ दे जेरोम ब्रूनर कौन थे, या फिर संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पियाजे के अलावा और किस मनोवैज्ञानिक ने दिया, तो ये भाई जेरोम ब्रूनर ने दिया, ऐसा बताएंगे। जेरोम ब्रूनर कौन है, तो एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत को पुनः प्रतिपादित किया, फिर से स्टैब्लिश किया, फिर से सिद्धांत को नया बनाया, नया दिया। ठीक है, तो ये किसने किया है, ब्रूनर जी ने, जेरोम ब्रूनर ने। कौन है, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है। इन्होंने जीन पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को फिर से पुनः प्रतिपादित किया। आगे बढ़ते हैं। यह तत्कालीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के विकल्प के रूप में माना जाता है। यानी अगर किसी को मान लीजिए जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पसंद नहीं आता है, या उसमें कुछ खामियां नजर आती हैं, या वो फॉलो नहीं कर सकते, तो दूसरा जो है विकल्प जो है ये यही है कि ब्रूनर जी का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत मान लो। तो ब्रूनर जी ने जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, वो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के विकल्प के रूप में जाना जाता है। यानी अगर यदि किसी को जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में कोई परेशानी है, कोई तकलीफ है, तो वो किसका सिद्धांत मान लेता है, वो जेरोम ब्रूनर जी का सिद्धांत मान लेता है। दोनों ही सिद्धांत, चाहे पियाजे का हो चाहे ब्रूनर का हो, किस पर आधारित है, संज्ञानात्मक विकास पर आधारित है। और ये संज्ञानात्मक विकास किसका विकास की बात हो रही है, ये विकास बालक के संज्ञानात्मक विकास की बात हो रही है। यानी वैज्ञानिक भले ही अलग अलग हैं, इनके सिद्धांत भले ही अलग अलग हैं, लेकिन इनका सिद्धांत आधारित होता है केवल बच्चों के संज्ञानात्मक विकास पर। यानी बच्चों की भलाई के बारे में इन्होंने लिखा हुआ है कि बच्चों का विकास कैसे होता है, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में कौन सी चीजें मदद करती हैं, कौन सी चीजें संज्ञानात्मक विकास में रुकावट बनती हैं, संज्ञानात्मक विकास किस प्रकार से किया जा सकता है, ये सारा सिद्धांत इन्होंने समझाया हुआ है। ठीक है, तो ये इतना तो आपको समझ में आ गया। तीसरी बात अगर करें तो भाई ब्रूनर ने बालकों के संज्ञानात्मक व्यवहार का विस्तृत अवलोकन करके व्यवहारिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। पियाजे ने तो स्वयं के बच्चों पर अध्ययन किया था, इन्होंने भी क्या किया, स्वयं के बच्चों पर तो नहीं, ब्रूनर ने स्वयं के बच्चों पर नहीं, लेकिन दूसरे बच्चों पर, दूसरे बालकों पर अध्ययन किया, व्यवहार पर, संज्ञानात्मक विकास पर, और फिर उन्होंने नया सिद्धांत दिया जो कि बिल्कुल एक व्यवहारिक सिद्धांत था। व्यवहारिक मतलब ऐसा सिद्धांत जो व्यवहार में, आम बोलचाल के व्यवहार में, दिन रात जो हम व्यवहार करते हैं एक दूसरे के साथ, उसमें शामिल हो, यानी असली जिंदगी में लागू हो सके, इसको व्यवहारिक कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इन्होंने ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने बच्चों पर रिसर्च किया, इन्होंने भाई सारे बच्चों पर, बहुत सारे मतलब दुनिया के सारे बच्चों पर रिसर्च करना तो पॉसिबल नहीं है, पर बहुत सारे बच्चों के ऊपर स्टडी इन्होंने की, और स्टडी करने के बाद उनके व्यवहार का विस्तृत अवलोकन किया। पहले तो अवलोकन मतलब निरीक्षण, यानी उसको मॉनिटर किया, देखा अच्छे से, और देखने के बाद इन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया जो पूरी तरह से व्यवहारिक था। मतलब आज की दुनिया में उस सिद्धांत को लागू किया जा सकता है बिल्कुल सही तरीके से, और अधिकांश बच्चों पर लागू किया जा सकता है। ठीक है, इनके सिद्धांत को। तो फिर वही निकल कर आया ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। क्लियर है? तो पूरा स्टोरी, बैक स्टोरी मैंने आपको बता दिया। क्लियर है? तो यस सर बोल के थम्स अप दे दीजिए भाई कमेंट में कि हाँ सर, चैट कर दीजिए कि हाँ सर, यस सर क्लियर है, थम्स अप दे दो। ठीक है, चलो। तो इससे हमने क्या मुख्य बातें निकाली, इस पूरे थ्योरी से, इस पूरे टॉपिक से कुछ खास बातें निकाली। तो ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है, उसमें सबसे पहली बात तो भाई ये संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया किसने? जेरोम ब्रूनर ने। कौन है? अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है। क्या किया इन्होंने? तो इन्होंने भाई जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को ऑप्शन के रूप में जाना जाता है। यानी इस सिद्धांत को बोलते हैं कि जो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, उस सिद्धांत को अगर कोई नहीं माने तो इस सिद्धांत को भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ये उसका ऑप्शनल के तौर पर है। इन्होंने भी क्या किया? इन्होंने भाई बालकों के संज्ञानात्मक व्यवहार को देखा, व्यवहार का अवलोकन किया, अध्ययन किया, उसके बाद फिर क्या किया? उस व्यवहार के स्वरूप ही अपना सिद्धांत जो है लाया। ठीक है, तो ये 2-3 बातें ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो अगला है, ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास को 3 स्तरों में बांटा। ठीक है, अब ब्रूनर जी ने भाई संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, जीन पियाजे ने अलग अलग खंडों में बांट रखा था, इन्होंने भी अलग खंड में, खासकर 3 खंडों में बांट रखा है। तो ब्रूनर ने जो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया उसको 3 स्तर में बांटा है, यानी 3 स्टेजेस है उसमें। ठीक है, 3 स्तर हैं, 3 लेवल है, 3 स्टेजेस है। उनकी बात हम करेंगे एक एक करके। बात करेंगे पहले स्टेज की, पहले अवस्था की, पहले स्तर की, तो वो है क्रियात्मक अवस्था, यानी कि इनएक्टिव स्टेज। ठीक है,
क्रियात्मक अवस्था की बात करेंगे। ऐसी अवस्था जिसमें बालक बहुत ही क्रियात्मक होता है, यानी क्रिया करता है, दौड़ता, भागता, कूदता, उठता, बैठता, है ना। यानी बच्चे के हाथ पैर एक जगह ठीक से टिक के नहीं बैठते, वो इधर उधर दौड़ भाग मस्ती करते रहता है। तो डिटेल में भी आगे समझेंगे और बात करेंगे इस पे। दूसरी अवस्था जो है प्रतिबिंबात्मक अवस्था, यानी आइकॉनिक स्टेज, यानी प्रतिबिंब। प्रतिबिंब मतलब क्या? परछाई, यानी जैसा होना चाहिए कि सब बच्चे इस उम्र में आके यही काम करते हैं, तो वो भी एक अवस्था होती ही है। तीसरा संकेतात्मक अवस्था, यानी सिंबॉलिक स्टेज, यानी ऐसी अवस्था, ऐसी स्टेज जो हमें एक संकेत देख रहा है कि ऐसा हो रहा है तो बच्चे का ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो रहा है तो समझ जो आगे चल के वैसा बनेगा, तो एक संकेतात्मक अवस्था भी होती है। तो इन तीनों को बहुत डिटेल में भी आगे हमने एक्सप्लेन करके नोट्स में इंक्लूड किया है। अगर आप कोर्स परचेस किए होंगे तो देखेंगे, नहीं किए होंगे तो कर लीजिए, तो आप वहां पर बहुत डिटेल में इन तीनों की थ्योरी जान पाएंगे। क्योंकि अगर आपको परीक्षा में 5 नंबर के लिए पूछ दिया कि ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास के स्तरों को कितने भागों में बांटा है, समझाइए, तो आप तो वहां ये 3 स्टेज लिख दोगे, पर इनकी थ्योरी भी लिखनी पड़ेगी, है ना। क्योंकि भाई 5 नंबर का है, निबंधात्मक प्रश्न है, तो कम से कम एक एक पॉइंट में 7-8 लाइन की थ्योरी तो लिखना जरूरी ही है। ठीक, तो चलो इन तीनों स्टेजेस को और थोड़ा डिटेल में और आसानी से और अच्छे से जानते हैं। सबसे पहली बात क्या कि भाई ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास को कितने स्तरों में बांटा है। अगर एमसीक्यू पूछा या अति लघु उत्तरीय पूछा तो आप बताएंगे 3 स्तरों में बांटा हुआ है। कौन कौन से 3 स्तर हैं? पहला क्रियात्मक अवस्था, जिसे हम इनएक्टिव स्टेज भी कहते हैं। दूसरा प्रतिबिंबात्मक अवस्था, जिसे हम आइकॉनिक स्टेज भी कहते हैं। तीसरा संकेतात्मक अवस्था, जिसे हम सिंबॉलिक स्टेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंबॉलिक स्टेज भी कहते हैं। तो इस प्रकार से ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास को 3 स्तरों में बांटा है, और वो 3 स्तर भाई क्रियात्मक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था और संकेतात्मक अवस्था कहते हैं। क्लियर है? चलो, तो अब एक एक अवस्था पे थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए कि भाई हर अवस्था क्या होती है, आपको इसके अंदर क्या थ्योरी लिखनी है, थोड़ा आइडिया लग जाए। तो पहला है क्रियात्मक अवस्था। भाई ऐसी अवस्था जिसमें कुछ ना कुछ क्रिया होगी, क्रियात्मक, याद रखिएगा, इसमें कुछ ना कुछ क्रिया। अब क्रिया कैसे होती है? तो हाथ के माध्यम से, पैर के माध्यम से, शरीर के माध्यम से, है ना। तो बालक जो एक्टिविटी करता है, जो क्रिया करता है, जैसे कि दौड़ना, उठना, बैठना, हंसना, रोना, खेलना, कूदना, भागना, है ना, इधर से उधर कूदना, तो ये जो अवस्थाएं हैं यही क्रियात्मक अवस्था की पहचान होती है। ये सब क्रियाएं होती हैं। ये सब छोटे बच्चे बहुत करते हैं। आपने देखो छोटे बच्चे कहीं से भी कूद जाते हैं, चोट लगने का डर होता है, दौड़ते भागते हैं। अब ढंग से पैर तो भी मजबूत हुए नहीं है, लेकिन ऐसे दौड़ते ऐसा लगता है कि अब गिर जाएगा, पूरा मुंह फूट जाएगा, है ना। ऐसा लगता है, डर, उनको देख के डर लगता है, कैसे हिलते डुलते चलते वो। लेकिन उनको कितना भी समझा लो, वो शांत नहीं बैठते, वो तो वैसे भी क्रिया करेंगे, क्योंकि वो अवस्था ही ऐसी होती है जिस अवस्था में वो क्रिया करना सीख रहे हैं या क्रिया कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, वो अवस्था ही ऐसी होती है। ठीक। दूसरा प्रतिबिंबात्मक अवस्था, ऐसी अवस्था जो आइकॉनिक स्टेज है। प्रतिबिंबात्मक यानी कि प्रतिबिंब, यानी कि भाई परछाई जैसा, यानी वो देखेंगे और सीखेंगे बिल्कुल, है ना। सामने वाले को देख रहे हैं, पिताजी ऐसा करते हैं हम भी वैसा करेंगे। पिताजी गिलास को ऐसे दोनों हाथ से पकड़ के पानी पीते हैं, हम भी दोनों हाथ को ऐसे पकड़ के पानी पिएंगे। तो बच्चा कॉपी करता है। ठीक है, एक मतलब बड़ा फेमस कहावत जैसा है, एक छोटा सा मतलब एक टिप दी जाती है कि अगर आप बच्चों को चाहते हैं कुछ सिखाना तो आप वो स्वयं काम शुरू कर दीजिए। मतलब आप दिन भर अपने घर में माँ बाप मोबाइल चला रहे, दिन भर सोशल मीडिया पर लगे हुए, आजकल के माँ बाप तो वैसे ही हैं, और बच्चे को बोलते हैं तू पढ़ाई कर, तू बैठ पढ़ने। तो अब मुझे बताइए, आप दिन भर मोबाइल चला रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, और बच्चे से उम्मीद करते हैं कि वो पढ़ाई करे, हो ही नहीं सकता। भाई बच्चा देखकर सीखता है, वो प्रतिबिंब है आपका, आप जो आपकी परछाई, बच्चे माँ बाप की परछाई होते हैं, तो जो माँ बाप करते हैं वैसे बच्चे बनते हैं। तो बच्चे क्या कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, बच्चे माँ बाप को देख रहे हैं कि दिन भर मोबाइल चला रहे हैं, तो वही होगा। अगर आप अपने घर में बड़ी लाइब्रेरी बनाएं, और आप अगर पिताजी हैं, माताजी हैं, तो आप भी किताब पढ़ने की आदत डालिए, आपका बच्चा भी आपको देख के किताब पढ़ने की आदत डाल लेगा, आपको एक बार नहीं बोलना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, इस उम्र में बच्चे अपने माता पिता को देखकर ही कि पिताजी खाना कैसे खा रहे चम्मच से, माताजी बर्तन कहां पर रखती हैं, या बच्चे नल में से निकाल के पानी कैसे माताजी पी रहे हैं, वो देख के सारे काम करते हैं। जिन भाषा का प्रयोग करते हैं घर में, जो भाषा है, जो बोली बोली जाती है, वही सारी चीजें बच्चा सीख जाता है। तो बच्चा क्या है, एक प्रतिबिंबात्मक अवस्था में चला गया है, यानी कि वो प्रतिबिंब है, परछाई है, यानी जो घर वाले कर रहे हैं आसपास के लोग, वही वो भी सीखेगा, वही करेगा। तो बच्चे को सिखाना है तो सबसे पहले आप क्या करो, खुद वो काम करो, क्योंकि आप कॉपी करते, बच्चे सीखते नहीं है। बच्चे बोलो पढ़ने बैठ, नहीं बैठेगा, आप खुद पढ़ने लग जाओ, आपको देख के वो पढ़ने बैठ जाएगा, ये ध्यान रखेंगे आप, है ना।
तीसरा तीसरा जो है संकेतात्मक अवस्था, सिंबॉलिक स्टेज। इस अवस्था में क्या होता है, बच्चा जो हरकतें करता है, जो काम करता है, उससे एक संकेत मिल जाता है, उनसे एक आइडिया मिल जाता है कि हाँ ऐसा होने वाला है, ऐसा कीजिए। बच्चा इस अवस्था में अगर ऐसा नहीं करोगे तो वैसा बिगड़ जाएगा, या ऐसा करोगे तो सुधर जाएगा, सब कुछ चीजें होती हैं। तो इस अवस्था में संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं, उसकी हरकतों से संकेत मिलना स्टार्ट हो जाता है कि हाँ ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा होने वाला है, बच्चे के ऊपर भाई ऐसा कीजिए, है ना। तो यही 3 अवस्थाएं हैं, ब्रूनर जी ने संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को दिया है। ठीक है, चलो तो आगे बढ़े और बात करते हैं यहां पर खास महत्वपूर्ण टॉपिक की। टॉपिक का नाम है अभिसारी चिंतन और आलोचनात्मक चिंतन। ठीक है, अभिसारी चिंतन क्या होता है, अभिसारी चिंतन मतलब कन्वर्जेंट थिंकिंग, और आलोचनात्मक चिंतन का मतलब होता है इवेल्युएटिव थिंकिंग, इवेल्युएट करना, आलोचना करना, जांचना परखना, है ना। तो चलिए देखते हैं अभिसारी चिंतन और आलोचनात्मक चिंतन है क्या, दोनों में फर्क क्या है, दोनों क्या है। सबसे पहली बात हम बात करेंगे, हमारा जो सबसे पहला है वो है अभिसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन का दूसरा नाम है कन्वर्जेंट थिंकिंग, अंग्रेजी में इसे कहते हैं। एक्चुअल में दूसरा नाम नहीं है, इसे अंग्रेजी में कहते हैं। इसका दूसरे नाम की बात करें अभिसारी चिंतन को निगमनात्मक चिंतन भी कहते हैं। निगमनात्मक, है ना, ध्यान रखिएगा। तो अभिसारी चिंतन का दूसरा नाम है निगमनात्मक चिंतन, अंग्रेजी में इसको कन्वर्जेंट थिंकिंग भी कहते हैं। अभी निगमनात्मक चिंतन, कन्वर्जेंट थिंकिंग एक्चुअल में है क्या, चलो इसको भी जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहली बात कि इस प्रकार के चिंतन को निगमनात्मक चिंतन भी कहते हैं। दूसरा कि भाई अभिसारी चिंतन को ही निगमनात्मक चिंतन बोलते हैं। क्यों, अब इसमें होता क्या है, तो इस चिंतन में व्यक्ति दिए गए तथ्यों के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है। यानी बच्चे को कुछ, यहां पर बच्चा या व्यक्ति जो भी हो, उसको कुछ फैक्ट दे दो, उस फैक्ट से वो किसी चिंतन पर पहुंचेगा। जैसे पुलिस करती है, पुलिस सबूत देखती है, गवाह देखती है, और फिर समझ जाती है हाँ ये अपराधी है, इसके खिलाफ केस दर्ज करो। या फिर आप कह सकते हैं कोर्ट में जज करता है, भाई जज क्या देखता है, तथ्यों के, सबूतों के, गवाहों के आधार पर ही सजा सुनाता है ना, एक निष्कर्ष पर पहुंचता है। ठीक, तो अभिसारी चिंतन ही है वो, जज जो करता है वो अभिसारी चिंतन ही है, क्योंकि जज देख रहा है, उसको कुछ फैक्ट दिए जाते हैं, उसके सामने सबूत रखे जाते हैं, उसके सामने गवाह आते हैं, और फिर उन सबको देखने, सुनने, समझने के बाद जज जो है सोचता है कि कौन अपराधी है, असल में व्यक्ति अपराधी है कि निर्दोष है, फिर सजा सुनाता है। तो यही अभिसारी चिंतन है। इसी को ही हम निगमनात्मक चिंतन भी कहते हैं, निगमनात्मक चिंतन भी कहते हैं, कन्वर्जेंट थिंकिंग भी कहते हैं। इसमें होता क्या है कि भाई इस प्रकार के चिंतन में, अभिसारी चिंतन में, निगमनात्मक चिंतन में, कन्वर्जेंट थिंकिंग में, भाई व्यक्ति जो तथ्य दिए होते हैं, व्यक्ति के पास जो कुछ पॉइंट्स होते हैं, जो कुछ फैक्ट, जो कुछ सबूत, गवाह होते हैं, उसके आधार पर वो एक निष्कर्ष पर पहुंचता है, एक कंक्लूजन, एक थ्योरी बनाता है ना। तो जैसे कि किसी के पास ये दिया रहेगा 2 × 2, है ना, अगर मैं आपको बोल दूं बताओ 5 × 2 क्या होगा, तो आप क्या करोगे, भाई 5 × 2, 5 को 2 से गुणा करते हैं, 5 को 2 बार जोड़ते हैं, या 2 को 5 बार जोड़ते हैं, तो हमारे पास कितना आता है 10। तो आप इस चिंतन पर पहुंच गए। यानी अगर ये 2 नहीं दिया होता तो आप ये पॉसिबल ही नहीं था आप 10 ला पाना। समझ रहे हैं ना क्या कह रहा हूं, तो ये ध्यान रखिए, यही अभिसारी चिंतन है, यही निगमनात्मक चिंतन है, यही कन्वर्जेंट थिंकिंग है कि आपके पास कुछ दिया रहेगा और उसी दिए के आधार पर एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। तो ये गणित के सवाल हल करने में बहुत मदद करता है, पता है आपको, गणित, विज्ञान, है ना। तो ये तो टीचर को पढ़ाना ही पड़ेगा, ताकि आगे क्लास में चल के, बड़ी क्लास में चल के बच्चे के अंदर अगर ये सोच नहीं आएगी तो वर्ड प्रॉब्लम्स को, ऐसे सवालों को हल नहीं कर पाएगा। इसीलिए प्राइमरी टीचर्स को, डीएलएड के टीचर्स को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्राइमरी टीचर ही बच्चे के अंदर अभिसारी चिंतन जैसा गुण भर सकता है। और जब तक हम बच्चे के अंदर ये चिंतन का गुण नहीं भरेंगे तो बच्चा वो 5वीं के बाद जब 8वीं 10वीं में जाएगा तो उसको कोई गणित समझेगा ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर ऐसी चिंता करने की शक्ति होगी नहीं, क्योंकि ये चिंता करने की शक्ति सिर्फ प्राइमरी टीचर ही ला सकता है बच्चे के अंदर, है ना। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है, हम जो प्राइमरी टीचर्स हैं हमारी जिम्मेदारी ज्यादा है, बड़ी है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे दूसरे टाइप के चिंतन की। तो दूसरा जो चिंतन हमारा है वो है क्या, आलोचनात्मक चिंतन, इवैल्यूएटिव थिंकिंग। ये है आलोचनात्मक, आलोचना करने वाला, इवैल्यूएट करने वाला। तो इस तरह के चिंतन में व्यक्ति किसी घटना या सच्चाई को स्वीकार करने के पहले उसके गुण दोष की परख कर लेता है। यानी किसी भी टॉपिक पे आप अपना विचार देने से पहले आप उसके अच्छा बुरा को जान लेते हो, फिर विचार देते हो। जैसे मैं बात कर लूं सोशल मीडिया का, फेसबुक का, तो फेसबुक अच्छा है कि बुरा है ये बोलने से पहले मैं फेसबुक के फायदे देखूंगा, फिर फेसबुक के नुकसान देखूंगा, उसके बाद फिर बताऊंगा कि हाँ फेसबुक खराब चीज है कि अच्छी चीज है। तो ऐसी सोच
ऐसी थिंकिंग जिसको हम आलोचनात्मक चिंतन कहते हैं, इवेल्युएटिंग थिंकिंग कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें व्यक्ति किसी घटना या सच्चाई को स्वीकार करने के पहले, यानी किसी को भी चुपचाप मानने से पहले उसके अच्छे बुरे चीजों को मानता है। फेसबुक भाई असली चीज है, ये तो है ना, दुनिया में फेसबुक है, पर फेसबुक सही है कि गलत है ये जानने से पहले फेसबुक के साथ क्या क्या अच्छा हुआ है, या फेसबुक की वजह से क्या क्या अच्छा हुआ है, या फेसबुक की वजह से क्या क्या खराब चीजें हुई हैं, वो पहले मैं जान लूंगा और जानने के बाद ही बताऊंगा कि हाँ फेसबुक अच्छी चीज है कि बुरी चीज है। अच्छी चीज होगी तो तारीफ करूंगा, बुरी चीज होगी तो उसकी आलोचना करूंगा। तो इस चिंतन को हम आलोचनात्मक चिंतन भी कहते हैं। क्लियर है? चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट है अवधारणा परिवर्तन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट और हमारा लास्ट टॉपिक है यहां से, अवधारणात्मक परिवर्तन। अवधारणा बताया था आपको, चैप्टर का नाम ही है बचपन में अवधारणा निर्माण। तो भाई अवधारणा क्या होती है ना, व्यू क्या होता है, पर्सपेक्टिव क्या होता है। देखो हमारी सोच को ही अवधारणा बोला गया है, यानी हमारी जो सोच है कि हम ऐसा ही सोचते हैं, लड़कियां लड़कों से कमजोर होती है, ऐसी अगर किसी की सोच है, किसी का मानना है, तो ये उसकी अवधारणा होगी। वैसे तो गलत मानना है बिल्कुल पूरी तरह से, लेकिन उसकी अगर ये मानना है तो यही उसकी सोच है, यही उसकी अवधारणा है। इसको हम गलत सोच बोलेंगे। देखो संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में विविध प्रकार के चित्रण या अवधारणाएं निर्मित होती हैं। इन अवधारणाओं में अनेक रूप परिवर्तन होते हैं। सबसे पहली बात कि भाई जब हम संज्ञानात्मक विकास करते हैं, यानी हमारे व्यवहार, हमारी भावनाओं, हर चीजों का जब विकास होता है तो उसमें हम कई प्रकार की सोच बना लेते हैं कि परिवार में बड़ों को हमेशा रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, छोटों को हमेशा डांट के काम करवाना चाहिए, ऐसा कुछ अवधारणा निर्मित हो जाती है। और दूसरा कि भाई और अवधारणात्मक परिवर्तन का आशय विभिन्न प्रकार के तथ्यों, अनुभवों की अवधारणाएं पुनर्संगठन की प्रक्रिया है। अगर कोई व्यक्ति बोलते हैं ना इससे लड़कियों से नफरत है, क्यों? इसको किसी लड़की ने धोखा दिया होगा, इसको कोई लड़की होगी बोली इसको सारे लड़के एक जैसे ही होते हैं, ऐसा लड़कियों के मन में भी चलता है कि सारे लड़के एक जैसे होते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ लड़कों ने उनके साथ कुछ गलत व्यवहार किया होगा, उन्हें धोखा दिया होगा, या उनके भरोसे पे खरे नहीं उतरे होंगे, इसलिए उनका विचार हो गया। तो आपकी अवधारणा कुछ तथ्यों, कुछ अनुभवों और आपके साथ जो घटना हुई है उसके आधार पर निर्मित होती है। अवधारणा जो है हमारे साथ हो रही घटनाओं के आधार पर। अगर किसी के साथ अच्छा होगा हमेशा, तो उसका सोचेगा दुनिया में सब कुछ अच्छा ही होता है, सारे लोग अच्छे होते हैं। लेकिन कोई धोखा देके चला जाए फिर उनको लगता है नहीं यार कुछ बुरे लोग भी होते हैं, तो बन गई उसकी अवधारणा, बदल गई उसकी अवधारणा। ठीक है। तीसरा, इसमें जो छात्र होता है नवीन सूचनाओं को पूर्व सूचनाओं से संबंधित करता है। यानी आज जो घटना घट रही है पहले सोचता है यार पहले ही मेरे साथ ऐसा ही हुआ था, एक बार और धोखा दिया था मुझे ऐसे ही, अब नहीं धोखा खाना, अब इसके पे विश्वास नहीं करना। तो इस प्रकार की चीजें होती हैं। याद रखिएगा, हम पुरानी घटना को नई वाली घटना से जोड़ लेते हैं और एक प्रॉपर निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि नहीं भाई पहले भी ऐसा हुआ था, अभी भी ऐसा हो रहा है, इसका मतलब आगे चल के ऐसा ही होगा, इसलिए पहले समझ जाओ, सुधर जाओ, है ना, ऐसा कुछ होता है। ठीक। तो संज्ञान में वृद्धि करने का प्रयास करता है। यह प्रक्रिया निरंतर रूप से चलती रहती है, यानी पुरानी घटना, पुराने ज्ञान का आधार लेकर हम नया ज्ञान, नया निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, जिससे हम पता लगा पाते हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। क्लियर है? समझ गया? यही अवधारणा है। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की तीसरी क्लास, ये हमारी इकाई की सेकंड लास्ट क्लास थी। अगली क्लास से हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तरों को समझेंगे। ठीक। तो ये सारे इंपॉर्टेंट गेसिंग्स थे, आपको समझ में आया होगा। पूरे PYQs वगैरह सब कुछ नोट्स में ऐप में अपलोडेड है। जिन्होंने भी कोर्स परचेस नहीं किया भाई 17/2023-24 का कोर्स परचेस कर लो। आगे चल के परीक्षा नजदीक आई थी, कोर्स का प्राइस बढ़ जाएगा। तो अगर आप पढ़ना नहीं चाहते, देखो लेट खरीदोगे तो क्या होगा कि भाई लेट खरीदोगे तो आपको पढ़ने का टाइम कम मिलेगा और पैसे भी ज्यादा देने पड़ जाएंगे। कोर्स का टाइम में प्राइस बढ़ जाता है एग्जाम पास आती है तो। और अभी क्या हो रहा है कि भाई अभी खरीद लोगे तो पूरा समय रहेगा पढ़ने तक। भाई खरीदोगे तो पैसे तो लगने ही है, उस टाइम पे भी इस टाइम पे भी, पर अभी खरीदोगे तो ज्यादा समय मिलेगा आपको पढ़ने के लिए, ज्यादा समय तक उसको पढ़ पाओगे, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। उसमें नोट्स में लाइव क्लासेस, वीडियो लेक्चर्स, नोट्स ये सब अवेलेबल हैं। PYQs भी डाले गए हैं, प्रीवियस ईयर के रियल क्वेश्चन पेपर्स, तो आप देख पाओगे। कोर्स परचेस करने के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके इन्फॉर्मेशन लेके कोर्स परचेस कर लें। ओके। तो ये थी हमारी क्लास आज की तीसरी, संज्ञान अधिगम बाल विकास इकाई 2 की। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।